बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम मुल्तान जलसे का वक्त जू जू करीब आता गया। सियासी दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ही होता चला गया। जिला इंतजामिया और जलसा मुंतजमीन के दरमियान कशमकश जो है वो बढ़ती ही चली गई। पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में भरपूर कार्रवाइयां की। सियासी जमातों के कारकुनान की पकड़ धकड़ की जाती रही। अपोजिशन जमातों के कारकुनान के शुबे में हुकूमती जमात के कारकुनान तक गिरफ्तारियां की गई। जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद हुए, मुकदमात कायम किए गए, लेकिन तमाम तर कार्रवाइयां बेसूद चली गईं और अवाम बड़ी तादाद में तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए जलसागाह पहुंचते रहे। कोई शक नहीं कि जलसे को कामयाब करने में हुकूमत ने ऑपोजिशन से ज्यादा जोर लगाया। हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएं और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। रुकावटें हटाने का फैसला हुकूमत ने अवामी दबाव के तहत किया। यहाँ मौलाना फजल रहमान की धमकी काम कर गई है तो हुकूमत ही बता सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज एक नया मोड़ आया जब पहली बार दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेटियां एक साथ सियासी जलसे में मौजूद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो ज़रदारी मरकज़ निगाह बनी रही। आज जब पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी था तो उन्होंने अपने बड़े भाई बिलावल की जगह पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी दे दिया है। इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना में मुब्तला है। साथियों, इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी पीडीएम को लीड करती हुई दिखाई दी, जहां उन्होंने हुकूमत को न सिर्फ शदीद तनकीद का निशाना बनाया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी किए ताबड़तोड़ हमले और इन्हें कोविड-18 करार दिया। खान बंदा ईमानदार है, नियाजी सर्विसेज बनाई टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। अलीमा बाजी ने सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गाला का महल बन गया, कभी कहता है बीवी ने दिया, कभी कहता है कर्ज लिया, कभी कहता है मैंने अपना फ्लैट बेचा। बनी गाला का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड-18 जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। स्टेज पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में मरियम नवाज ने मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से बात करते हुए सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ हमेशा यही सलूक किया जाता है जो अब किया जा रहा है। और अली भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, उसकी फांसी के बाद उसके घर वालों को, उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह बलोचिस्तान में अकबर भुट्टी को एक गार में घुस के मारा जाता है, कत्ल किया जाता है और उसके घर वालों को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह इस मुल्क में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया जाता है और उनके कातिलों को मुल्क से बाहर फरार करा दिया जाता है। जब जिला वतनी के दौर में मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो वहां से मेरे वालिद को यहाँ पाकिस्तान आके जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। बात ये है कि हमेशा ये सलूक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों किया जाता है। मरियम नवाज ने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि खुद घर चले जाएं, पीडीएम फैसला करने वाली है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। इक़्तिदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो, पीडीएम फैसले करने वाली है, फिर ना कहना कि बताया नहीं।
जबकि पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत को लिया आड़े हाथों। कारकुनान की पकड़ थकड़, तशद्दुद करने और मुकदमा बनाने पर न सिर्फ शदीद तनकीद की बल्कि अल्टीमेटम भी दे दिया कि जुम्मे और हफ्ते के रोज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, बल्कि काफिलों का जो रुख है लाहौर की तरफ करेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी जज्बे ने हुकूमत को हरा दिया है, अभी सिर्फ डंडा दिखाया है, गीदड़ के भागने तक पीछा छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान के मोदी को कश्मीर हवाले किया और आज तुम फिलिस्तीन की सरजमीन को यहूदियों के हवाले कर रहे हो, तो हमने सच कहा था ना कि ये यहूदियों का एजेंट। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा, आखिरी कील साबित होगा इनके लिए। हमें इश्तिहार मत दिलाओ, हमने सब डंडा दिखाया है, इससे आगे मत जाना चाहे। कौम को मजबूत बनाओ, अवामी इदारों को मजबूत बनाओ। ऑपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे होगा क्या। पीडीएम की वार्निंग्स को हुकूमत किस तरह से देख रही है, कितना सीरियस ले रही है और हुकूमती लाएहमल क्या होगा, इसी पर बात करेंगे हमारे साथ। और ये भी जानेंगे साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो जलसे का मोमेंटम बनवा कर फिर खुद पीछे हट जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से मेंबर कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर साहब, जो कि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, तमाम तर रुकावटें, पकड़ धकड़, ऐलानात, आप लोगों के जो तर्जुमान थे उन्होंने भी आकर ये कहा जी कि किसी कीमत पे नहीं होगा, बिल्कुल किसी सूरत पे नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जब बिल्कुल आइन टाइम आया तो एक मोमेंटम आपने बनाकर बल्कि पीडीएम को दिया और उसके बाद आप लोग पीछे हट गए, क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि जलसे तो पहले भी हुए, पीडीएम का ये गालबन 5वां जलसा था। हुकूमत ने पहले किसी जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली। इस वक्त जो सेकंड वेव कोरोना की आई है वो स्पाइक जो है वो बड़ी ख़तरनाक है और मुल्तान इस टाइम पीक पर है। मेरे करीब जवार में जानने वाले कम से कम 3-4 खबरें डेली की आ रही हैं जिनकी इस कोरोना की वजह से डेथ हो रही हैं। हमने तो NCOC में जो कहा गया और उसके बाद उसके ऊपर इंतज़ामिया ने जब जलसे की इजाज़त नहीं दी और बार बार हुकूमत ने ये कहा कि आप जलसा ज़रूर करें, आपका जमहूरी हक है, लेकिन इस वक्त टाइम मुनासिब नहीं। और पीडीएम और अपोजिशन जो है वो ज़िद में आ गई और ज़िद में आने के बाद जिस तरह पहली रैली उन्होंने 4 दिन पहले निकाली और बिल्कुल जो SOPs को वायलेट किया, तो फिर मजबूरन हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ा और फिर 2-3 दिन से इसी तरह का ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर भी ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, अगर हुकूमत बिल्कुल फ्री हैंड दे देती तो दूसरी तरफ से आपने ये कहना था कि देखें जी हुकूमत को तो आवाम के जानो माल का कोई ख्याल ही नहीं। और दूसरी तरफ ये है कि जो फिर आपको देना पड़ा ना मलिक साहब, देना पड़ा, तो फिर क्या कहा जाए कि रियासत ने फिर सरेंडर कर दिया? देखें, रियासत ने सरेंडर तो नहीं किया, रियासत ने बिल आखिर एक चीज़ को देखा कि हम कासिम बाग में तो इजाज़त नहीं दे सकते और फिर भी अगर वो अपनी ज़िद करके अगर रुकावटें तोड़ के कहीं भी आना चाहते हैं तो रियासत, ये इमरान खान की हुकूमत है, गुस्तानिया मॉडल टाउन तो नहीं दोहराना चाहती जो अभी नहीं हुकूमत ने किया था। हम उधर भी तो लेकिन अभी भी तशद्दुद के इल्जामात तो लगे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि वो एहतजाज भी करेंगे, एहतजाज की कॉल भी बल्कि दे दी गई है, जुम्मे और हफ्ते को एहतजाज किया जाएगा। तो अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, एहतजाज होगा, लोग इकट्ठे होंगे, हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या वही रहेगी? देखें, हमारी तो ये स्ट्रेटजी होगी कि देखें इस वक्त हम तो यही चाहेंगे कि जो कोरोना के ऊपर जो सूरत हाल है, जो पूरे कौम पाकिस्तान बयानिया हमारा है, मीडिया भी इस बात को तस्लीम करता है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, सियासत का वक्त पड़ा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसमें से कामयाबी से इस कोरोना की सेकंड वेव से निकल जाते हैं तो फिर कर लें, हमने रोका तो नहीं है। हुकूमत ने तो पहले भी नहीं रोका था, आपने देखा गुजरांवाला का जलसा हुआ, पेशावर का जलसा हुआ। आज जबकि हमारी कामयाब मुआशी पॉलिसियों की वजह से हुकूमत माशी पहिया चल पड़ा है, आज हमारी जो मईशत है वो तरक्की की राह पर गामजन है। आज आपके फॉरेन रिजर्व के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है और महंगाई पे भी खातिर खा हमने कंट्रोल किया है। तो इन हालात में जब मुल्क आगे जा रहा है और ये चाहते हैं कि मुल्क आगे ना जाए क्योंकि ये मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। आज भी अगर आप स्पीचेस देख
मलिक साहब, अगर जनूबी पंजाब स्पेसिफिक बात की जाए तो जनूबी पंजाब के गढ़ मुल्तान में ये जलसा था। अपोजिशन की तरफ से आप लोगों पर तनकीद की गई कि जो वादे आप लोगों ने किए जनूबी पंजाब की आवाम के साथ सूबे के हवाले से, वो आप लोगों ने वफा नहीं किए। तो क्या शायद यही वजह थी कि जनूबी पंजाब के जो लोग थे या मुल्तान के जो लोग थे वो उनका झुकाव था अपोजिशन की तरफ और इसीलिए जलसा जो है वो भरपूर रहा? आयशा, उसको अब भरपूर जलसा तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक जनूबी पंजाब सूबे की बात है तो हमने तो सबसे बड़ा अमली कदम तो PTI ने उठाया कि आज जनूबी पंजाब में सिविल सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में आ चुका है। आज एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG बैठा है। 15 सूबाई सेक्रेटरीज जनूबी पंजाब में मुल्तान और बहावलपुर में बैठकर अवाम के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जनूबी पंजाब की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ तक हम नहीं रुके, बल्कि रूल्स ऑफ बिजनेस भी तब्दील हो रहे हैं। और अगले साल का जब पंजाब का बजट बनेगा, जनूबी पंजाब की ADP अलग होगी। इन्होंने तो सिर्फ लॉलीपॉप दिए, वादे किए हैं। हाँ, अगर ये बहुत मुखलिसा आए असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जो अब असेंबली सिर्फ बननी है ना, असेंबली बनाने में हमारा साथ दें। अच्छा, एक और जो इल्जाम आप लोगों के ऊपर आया, मरीम नवाज साहिबा ने कहा, उन्होंने काफी सार्कास्टिकली उन्होंने कहा कि कोरोना तो बड़ा समझदार हो गया जी, जब देखता है कि अपोजिशन का जलसा है तो अंदर आ जाता है और जब देखता है हुकूमत का जलसा है तो वो बाहर से चला जाता है। और फिर आज तो उन्होंने इमरान खान साहब को कोविड-18 का नाम भी दे दिया। तो मतलब शायद लगता है उनको कि दोगली पॉलिसी है हुकूमत की। देखें, मैं मरीम नवाज की क्या बात करूं कि उनके भाई खुद मियाँ साहब जिन्होंने 3-3 बार हुकूमतें की, उनमें ये इखलाक की जुर्रत नहीं है कि वह भगोड़े बनकर खुद मुल्क से बाहर बैठे हैं, मुल्क का पैसा लूट कर अपनी माँ के जनाजे के साथ नहीं आ सके। और फिर वो जो कहते थे कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, और जरदारी साहब कहते थे कि मुल्क का सबसे बड़ा जो करप्ट है सियासतदान वो मियाँ बरादरान है। और आज खैर से बख्तावर भी आ गई इन, और फजलुर रहमान साहब ने भी दीन के नाम पर जो सियासत की, और कौन सी दीन की खिदमत की, सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद की सियासत की, और उनके एहसासात देख लें। तो ये तो सब जितना ये करप्ट टोला कंटेनर के ऊपर खड़ा था, अवाम की इन्होंने कौन सी खिदमत किया 20-30 साल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब, मुआविन खसूसी हमारे साथ मौजूद थे PTI की तरफ से। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है या तो कोई प्लानिंग नहीं थी, या फिर अगर प्लानिंग थी तो शायद वो दिखाने के लिए थी। बिकॉज जिस तरीके से मलिक साहब ने कहा कि अगर हम कुछ भी ना करते तो फिर शायद मीडिया वाले ही जो है वो हमें नहीं छोड़ते और ये कहते कि आप लोगों ने तो बिल्कुल कोई रोकने की कोशिश नहीं की। तो शायद दिखाया गया कि हमने रोका है, लेकिन उसके बाद फिर रुके नहीं या आइन टाइम पर जो है वो पॉलिसी चेंज करना पड़ी। तो प्लानिंग जो हुकूमत की थी या फिर जो चीज़ तय की गई थी उस पर कायम जो है वो नहीं रहा। और बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जैसे हुकूमत ने इस जलसे का मोमेंटम बनवाया और उसके बाद हुकूमत जो है वो बैकफुट पर चली गई। आज के जलसे की अहम बात जो हमने जिक्र किया कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा ने जो है वो आज एंट्री की है सियासत में बाकायदा तौर पर। अब ये बाकायदा एंट्री है, यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी की गैर मौजूदगी में ये एंट्री जो है वो दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर भी बात करेंगे और हम मौज़ूआत पर भी एक ब्रेक के बाद साथ होंगे। वेलकम बैक। मुल्तान जलसे में जहां PDM में शामिल तमाम जमातों के कायदीन और नुमाइंदों ने स्टेज से तकारीर की, वहीं जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा शाह उवैस नूरानी जो है वो जलसे से खिताब नहीं कर सके, जिस पर काफ़ी तशवीश का इजहार भी किया बहुत से लोगों ने। लेकिन फिर यह हुआ कि कुछ ही देर बाद उनका जो ट्वीट है वो सामने आ गया, जिसमें यह बताया गया कि इन्हें सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से स्टेज पर जाने ही नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा कि PDM के तमाम रहनुमा सिक्योरिटी रिस्क पर हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सिक्योरिटी जो है वो अहम नहीं है। उन्होंने तर्ज अमल पर जो है वो शदीद काबिल अफसोस इसको करार दिया। आखिर इन्हें स्टेज पर जाने से रोका क्यों गया, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान और PDM के रहनुमा शाह उवैस नूरानी साहब। शाह उवैस नूरानी साहब, आपका ट्वीट बिल्कुल हमने पढ़ा, ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर आपका नाम जो है वो बार बार अनाउंस किया जाता रहा तो उसके बावजूद फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको स्टेज पर जाने नहीं दिया? नूरानी साहब
अच्छा, नारायण साहब से हम दोबारा फिर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि शाह अवैस नूरानी साहब ने ये शिकवा किया अपने एक ट्वीट में, और उन्होंने कहा कि उनका नाम जो है वो स्टेज से बार बार पुकारा गया, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े हुए थे उन्होंने उनको स्टेज पर जाने ही नहीं दिया। और बज़ाहिर उनके ट्वीट से ऐसा लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी के लिए वो सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही शायद उनको रोका था, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट में इस चीज का तस्करा भी किया था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सिक्योरिटी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पीडीएम के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी सिक्योरिटी भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। नारायण साहब से हम राब्ता करेंगे। मीनवाइल हमें ज्वाइन किया है शर्जील इनाम मेमन साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब। हुकूमत की वार्निंग्स, तमाम पकड़ धकड़ और तमाम रुकावटें, तमाम कंटेनर, सब चीजें एक तरफ, लेकिन बिलाखिर हमने देखा कि पीडीएम जो है वो जलसा मुल्तान में करने में कामयाब हो गई है। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी या फिर पीडीएम, क्योंकि आपके सबकी मुशावरत के साथ अब आगे भी जो स्केड्यूल है वो फॉलो किया जाएगा, तो स्केड्यूल उसी तरीके से चलेगा या आप लोग आज के जलसे के बाद ये सोच रहे हैं कि शायद जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है जलसों को, या स्केड्यूल में कोई तब्दीली हो सकती है? मेमन साहब जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जी हुकूमत बिल्कुल कोविड-19 को उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो डरे हुए हैं। इमरान खान और उनकी वफाकी काबीना जो है उनकी इस वक्त टांगे कांप रही हैं पीडीएम से और पीडीएम के इस पूरी तहरीक से। अगर हुकूमत 1% भी संजीदा होती कि वो कोविड के से बचने की कोशिश कर रही है, तो वो इस तरह के स्टेप्स लेती कि मार्केट्स में और जो बाकी पब्लिक की, जहाँ पे पब्लिक की ज्यादा आमदोरफ्त हो, वहां पे कोई प्रिकॉशंस के लिए कोई इकदाम लेती। पूरे पाकिस्तान में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे आपने देखा हो कि मार्केट्स में, वेजिटेबल मार्केट्स में, मीट मार्केट्स में या ग्रोसरी स्टोर्स में या और किसी जगह शॉपिंग मॉल्स में हुकूमत की तरफ से कोई सख्ती की गई हो कि किसी तरीके से लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को, उसके मास्क को, उनके ग्लव्स को या बाकी चीजों को मेक श्योर किया जाए। अब उनको पीडीएम के जलसे से जो उनको एतराज आते हैं, मैं बताऊं आपको, लास्ट संडे को जमायत इस्लामी का एक जलसा हुआ केपीके में। किसी एक हुकूमती लीडर की, प्राइम मिनिस्टर की या फेडरल मिनिस्टर का कोई एक स्टेटमेंट नहीं था कि जी वो जलसे ना हो। और उसी लास्ट संडे को केपीके में जलसा था पीडीएम का, तो आपने देखा कि तमाम वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म समेत ट्वीट और बयानात के जी जलसा ना हो। ये जो कल संडे गुजरा है उसमें भी आपने नोट किया होगा कि जी सिराजुल हक साहब ने एक जलसा किया जमात इस्लामी का। मुझे कोई एक स्टेटमेंट बता दें, कोई एक गिरफ्तारी बता दें, कोई एक कंटेनर, कोई एक वहां पे जलसेगाह को इन्होंने सील किया हो, नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इनका, अच्छा असद उमर साहब वो खुद लाड़काना में प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक गैदरिंग करते हैं, वहां पे भी काफी लोग हैं, वहां पे कोविड नहीं फैलेगा। तो मकसद हुकूमत का क्या है? ये उनकी बदनीयती है, ये उनकी मुनाफकत है। लेकिन मुनाफकत तो वो आपके लिए भी बोलते हैं ना मेमन साहब। ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमारे यहाँ कोविड को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। मुनाफकत तो वो आपके लिए बोलते हैं। वो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, जब बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी होती है तो आप लोग अपने मेहमानों से टेस्ट की रिपोर्टें मांग लेते हैं, लेकिन जब जलसों में लोगों को बुलाते हैं तो वहां पर कोई खतरा नहीं होता क्या? देखिए जी, नहीं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि क्या जमायत इस्लामी की और पीटीआई की जलसों में आपने कोई रोकने की कोशिश की? अगर आपको कोविड का वहां पे खदशा था या गिलगित बल्तिस्तान में आपने जलसों की भरमार कर दी, वहां पे आपको क्या कोई कोविड का उस वक्त फिक्र नहीं थी? उस वक्त क्या कोविड खत्म हो चुका था दुनिया में? अब आए दूसरी बात, हमने मुल्तान के जलसे के लिए भी इनको ऑफर की कि जी हमें जलसा करने दें, एसओपीज को हम फॉलो करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। लोगों को मास्क, लोगों को डिसइंफेक्शन, लोगों को जो भी वहां पे सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, हमारी जिम्मेदारी है। ये किसने इसमें प्रॉब्लम क्रिएट की, किसने हर्डल्स क्रिएट किए? यही मुनाफिक वफाकी सिलेक्टेड हुकूमत थी जिन्होंने जी वहां पे जलसेगाह पे ताले लगाए, लोगों की गिरफ्तारियां की, वहां पे जैमर्स लगाए गए, मोबाइल फोन जैमर्स लगाए गए, लोगों की गिरफ्तारियां की। उसकी सारे हर्डल्स गवर्नमेंट ने क्रिएट किए ना। अगर गवर्नमेंट इजाजत देती तो हम खुद उसको मेंटेन करते, क्योंकि हमें लोगों का फिक्र है। अगर इमरान खान साहब शुरू से इस पॉइंट ऑफ व्यू पे होते, इमरान खान साहब तो इस कोविड को एक मामूली फ्लू समझते थे। उस शख्स का अकल का इतना उसका मयार है, वो समझता कि जी ये कोविड जो है वो फ्लू है, और बाकी अगर पीडीएम के जलसों में कुछ जलसे होंगे तो उसमें कोविड फैलेगा। तो ये इससे उसका एक इतना छोटा सा जहन जो होता है ना समझ का जहन, या मैं समझता हूँ कि एक नालायकी का जहन,
वो इसी चीज की अक्कासी अच्छा, आज के जलसे की अहम बात मेमन साहब ये भी थी कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने सियासी इनिंग्स का आगाज किया है। तो आपसे हम यही जानेंगे कि क्या बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि कोविड से मुतासरा हैं आजकल, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो है ये खिताब हुआ, या फिर बाकायदा तौर पर अब सियासत की इनिंग्स का आगाज कर दिया आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने? देखिए जी, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो नवासी है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, उस अजीम लीडर की जिसने इस मुल्क के लिए अपनी कीमती में कीमती इंसान की जान होती है वो जान का नजराना पेश किया, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को एटमी ताकत दी, इस मुल्क को की आवाम को आवाज दी। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो औलाद है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जिसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो औलाद है मोहतरमा आसिफ जरदारी साहब की, जिसने इस मुल्क को आइन को असल शक्ल में बहाल करके दिखाया और पार्लियामेंट को मजबूत करके दिखाया और पार्लियामेंट की बालादस्ती को बहाल किया और जो 58(2)B की जो तलवारें हमेशा पार्लियामेंट पर लटकती थी उसको खत्म किया। तो उनकी पूरी फैमिली की जो जिदोजहद है, जो कुर्बानियां हैं, जिस तरह उनके पूरे खानदान ने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, पूरे पाकिस्तान की कोई एक पॉलिटिकल फैमिली नहीं है, आज भी कोई कंपैरिजन नहीं है और ना कभी होगा, कि लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किए, सब कुछ किए, लेकिन इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के अवाम के हुकूक के लिए, इस मुल्क के अवाम की जिदोजहद के लिए, इस मुल्क की में जमहूरियत के लिए ये वाहिद खानदान है जिसने इस मुल्क के लिए अपनी पूरी जान नजराने पेश किए। आज जो उन्होंने जलसे में खिताब किया और जलसे में वो आई, क्योंकि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोविड के शिकार, अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ी उम्र दे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहतयाबी दे, तो वो शुरू से ही, ये नहीं कि सिर्फ आज जलसे में उनका ये पहला था, वो उससे पहले सोशल मीडिया पे बाकी जहां भी है, मतलब मैं समझता हूँ कि वो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाजू हैं और इस पूरी पीपल्स पार्टी और इस पूरी कौम की उम्मीद है। उनकी आज की जो इस जलसे में एंट्री थी, मैं समझता हूँ कि इससे पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत हुई है, क्योंकि ये जितने भी पूरी भुट्टो फैमिली और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ये पूरी जो जनरेशन है उसकी कमिटमेंट इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के अवाम के साथ है, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ है और इस मुल्क के अवाम के हुकूक के साथ है। तो ये जालों के लिए, मुल्क के अवाम के लिए और इस पूरे पाकिस्तान के लिए ये आज एक और खुशखबरी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जदोजहद में अकेले नहीं हैं, उनके साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के जो और भी जो औलाद है वो सब के सब जो है इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए सब साथ खड़े। तो मेरे ख्याल समझता हूँ कि ये आज एक बहुत अच्छा जेस्चर था और ये मुल्क की अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें जी कि पंजाब बार के इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है हमने देखा कि वो जीत का जश्न कुछ इस तरह से मनाया गया जो कि एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का तरीका था, यानी हवाई फायरिंग करके जीत का जश्न मनाया गया। बार के इंतखाबात में जीत का जश्न हुआ और यकीनन जब कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेंगे तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन जो है वो सामने आती है। इसी अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब बार के इंतखाबात के बाद जूं नताए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा कि वकला की जानिब से हवाई फायरिंग के वाकयात देखने में आए। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के बाद जीतने वाले वकला के हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुख्तलिफ शहरों में खुल्लम खुल्ला हुई हवाई फायरिंग, जदीद असलहे का इस्तेमाल हुआ। मामला जीत के जश्न का नहीं बल्कि जंग के मैदान की एक तस्वीर पेश करने लगा। कानून के रखवाले कानून से खिलवाड़ करते रहे, जबकि अंधाधुंध फायरिंग से शहरों में खौफ व खरास इलाक फैल गया। जो फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा, शहरियों की तरफ से पुलिस को इत्तला भी की गई, मगर वकला के यूनिफॉर्म पहने अंधाधुंध गोलियां चलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं हो सका। नए पाकिस्तान की जदीद पंजाब पुलिस का ना तो कोई एक्शन नजर आया और ना ही कहीं उमर शेख फॉर्मूला दिखाई दिया। एक जगह डॉल्फिन पुलिस के एहलकार पहुंचे तो वकला की जानिब से ना सिर्फ इन्हें धक्के दिए गए बल्कि गालियां भी दी गईं, जबकि जदीद असलहे के साथ फायरिंग का सिलसिला जारी रहा।
मुख्तलिफ शहरों में मर्द वकला के साथ साथ खवातीन वकला भी फायरिंग करते हुए फूले नहीं समा रही थी। फैसलाबाद में भी इलेक्शन के बाद न सिर्फ कचहरी के अंदर बल्कि बाहर मेन शाहराह और केनाल रोड पर भी वकला की तरफ से हवाई फायरिंग जारी रही, जहां एक अंधी गोली ने शहरी को भी जख्मी कर दिया। फैसलाबाद में इस हवाले से मुकदमात भी दर्ज किए गए, लेकिन आखिरी इत्तला तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? पंजाब पुलिस सियासी कारकुनान की पकड़ धकड़ तो करती रही, उमर शेख फॉर्मूला भी नजर नहीं आया, मगर अंधाधुंध फायरिंग करके दहशत फैलाने वाली काली भेड़ों को आखिर पूछेगा कौन? सवाल ये भी है कि अगर कानून के रखवाले ही कानून शिकनी करने लगेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो कानून की हिफाजत कौन करेगा? पुलिस और खुद वकला इस हवाले से क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर नसरुल्ला वड़ाइच साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। ताहिर साहब, एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की अगर सिचुएशन कहेंगे तो उसको गलत नहीं होगा, किस तरीके से वकला की जानिब से इस तरह की हरकत जब सामने आती है तो इस तरह का एक तासुर उभरता है कि जो कानून जिन्होंने पढ़ा होता है, जिनके नॉलेज में होता है और जो दूसरे लोगों का मुकदमा लड़ते हैं या फिर कानून के रखवाले कहा जाता है उनको, वो अगर खुद ही इस तरह की चीजें करने लगेंगे तो फिर किस तरीके से एक आम आवाम के लिए कानून जो है वो नाफिज कराना मुमकिन हो पाएगा? आयशा, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी है कि आप कह रहे हैं कि जी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन फैसलाबाद में 3 FIR लॉन्च होगी, लाहौर में भी 4 FIR लॉन्च होगी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ये जो फायरिंग करें, इनमें से कोई बंदा वाकई जनरल को वकील नहीं है। वो इलेक्शन होता है, इलेक्शन वाले दिन में कोई ना कोई उसका रिलेटिव या कोई दोस्त यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है। कोई भी वकील इस तरह की हरकत नहीं करता। ऑलरेडी हमारा हमेशा वड़ाइच साहब, आप बिल्कुल क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। हमारे सामने मनाजिर चल रहे हैं, किस तरीके से साथ दिया जा रहा है, किस मेरी बात आयशा, वो बिल्कुल हम उसको क्लीन चिट नहीं देंगे। हमेशा स्टांस है, हमने जब भी ये कोई इशू है, बीइंग मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार, और जब मैं चेयरमैन बार काउंसिल भी रहा हूँ, हमने हमेशा इन अनासर के खिलाफ हमेशा बड़ी सख्ती से आईनी हाथों से इनको निपटा है। अब भी हम इसको प्रोब करेंगे, अगर वाकई इसमें कोई होगा तो हम करार वाकई उनको करेंगे कि आइंदा कम से कम ये हमारी कम्युनिटी पे ये बात आ गए, इस तरह के दाग ना लगे। तो किस किस्म की कार्रवाई एक्सपेक्ट की जाए वड़ाइच साहब? अगर वकला बीच में शामिल होते हैं, आपने कहा कि अभी आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो फिर क्या मेंबरशिप या लाइसेंस वगैरह कैंसिल किए जाएगा, होगा क्या? जो हमारी डोमेन है, अच्छा हमने उस डोमेन के अंदर रहना है। हम यही कर सकते हैं कि उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करें और उनका लाइसेंस, जो मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल है जो हेडेड बाई हाई कोर्ट का जज होता है, उसको हम रेफर करते हैं। अल्टीमेटली अथॉरिटी लाइसेंस की कैंसिल करने की अथॉरिटी मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल को होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन वड़ाइच साहब, हमने देखा है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उन वकला के लिए, खास तौर पर जो कि कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं, जो बिल्कुल सीधे तरीके से चलते हैं, तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके लिए भी डिफेंड करना यकीनन मुश्किल हो रहा है, और फिर वकला का एक तासुर भी जो है वो बड़ा नेगेटिव किस्म का लोगों के दिमागों में बैठ जाता है। तो रुकते क्यों नहीं है इस तरह के वाकयात? मैडम, कोशिश तो हम मैक्सिमम करते हैं। असल में ये है कि अब जितनी स्ट्रेंथन, जितनी ज्यादा नई हमारी कम्युनिटी में जितनी ज्यादा नई तादाद आ गई है, इसलिए ये इदारे को अब कंट्रोल करने के लिए हमने ऑलरेडी ये कि इस पे हंगामी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, एक ये शिकायत भी वड़ाइच साहब आई कि जो और वीडियोस भी हमारे सामने है कि किस तरीके से डॉल्फिन एहलकार जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये मामला रुकवाने की कोशिश की, फायरिंग का सिलसिला, तो उनको धक्के दिए गए, गालियां दी गई, ये भी एक मामला है। इसके ऊपर देखा है आपने इन चीजों को, या फिर इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? हम देख रहे हैं, हमने वो वीडियो भी मंगवाई है। हमने अपने बार काउंसिल को भी कहा कि इनको करें और पुलिस वालों को भी कहा कि आप देखें ये बंदे कौन है। हम खुद भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको कहा कि बीइंग प्रेसिडेंट और बीइंग मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, हम इसको बड़ा सीरियसली टेकअप करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ताहिर नसरुल्ला वड़ाइच साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। तर्जमान पंजाब पुलिस नायाब हैदर साहब ने भी कमिटमेंट तो की थी हमसे कि वो आकर इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और आखिर अगर कोई कार्रवाई हुई है तो वो इतना लेट अमल में क्यों आई है। लेकिन उन्होंने हमसे कमिट तो किया, लेकिन उसके बाद जो है वो अब अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। बड़े अफसोसनाक किस्म के वाक़यात जो हैं वो वकला के हवाले से पेश आते रहते हैं, और जिस तरह कि मैंने वड़ाइच साहब से भी पूछा कि फिर वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है
उन वकला के लिए जो कि कानून की अमलदारी के ऊपर यकीन रखते हैं कि किस तरीके से अब जो है इस तरह के वाक़यात को डिफेंड किया जाए। वकला जो कम्युनिटी है उनके हवाले से एक ये तासुर भी है कि वो फिर एक जगह पर जमा हो जाते हैं और फिर तमाम वकला इकट्ठे होकर जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं और फिर इसी वजह से ये तासुर बनता है कि शायद कानून को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है वो थोड़ा हिचकिचाहट होती है, इस तरह की कोई चीज़ होती है। ऑटोमेटिक गन्स जो हैं अब वो किस तरीके से वहाँ पर आ गई, कौन लेकर आया? वड़ाइच साहब ने भी कहा कि जो है वो वकला नहीं थे, लेकिन हम बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं, मैंने कहा ना कि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उन वकला के लिए भी डिफेंड करना वकला को जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, या फिर काली भेड़ें अगर हम कहें कि किसी एक कम्युनिटी के अंदर मौजूद होती हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूनिफॉर्म उन्होंने पहने हुए हैं और उसके बाद फिर बाहर के ही इलेक्शन थे जिनकी खुशी मनाई जा रही है, तो बाहर के इलेक्शन की खुशी बाहर से आकर कोई क्यों जो है वो मनाएगा? तो यकीनन उनमें से बहुत सारे वकला ही होंगे। और असला एक जगह पर पहुंच कैसे किस तरीके से जाता है? ऑटोमेटिक गन्स थी, इतनी बड़ी बड़ी गन्स हम टीवी स्क्रीन पर अभी भी देख सकते हैं। ये गन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना भी एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है कि नाकाबंदी नहीं होती, किस तरीके से अलाउ कर दिया जाता है इस तरह के वेपन्स को, और ये फिर ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे जो है वो सवालात खड़े करता है। और सिर्फ इसका यही एक पहलू नहीं होता कि हवाई फायरिंग हुई है, यकीनन कानून की खिलाफ वर्जी तो है ही है, इससे इंसानी जानों को किस कदर खतरा हो सकता है। हम देख रहे हैं कि किस कदर भीड़ है वहाँ पर, कितने लोग वहाँ पर जमा हैं। और इस तरह की इतला भी आई कि एक जो है वो शख्स जख्मी भी हुआ इस फायरिंग की जद में आकर। पंजाब पुलिस किधर थी, क्या कर रही थी, क्यों कोई कार्रवाई जो है वो उस वक्त नहीं अमल में लाई गई? और ये तमाम वाकया जो है वो होता रहा, बल्कि जब डॉल्फिन एहलकार बीच में आए तो उनको बल्कि जो है वो काफ़ी धक्के खाना पड़े और उनको गालियां भी दी गई और उन्होंने जो अपनी कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि जो है वो नायाब हैदर साहब ने हमसे कमिटमेंट तो की, लेकिन उसके बाद फिर वो जवाब देने के लिए नहीं आए कि आखिर क्या कार्रवाई जो है वो की गई है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।